वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। सो ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। इसमें मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी आपकी सीरीज़ का, जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो पार्लियामेंट है वो क्या होती है। जो पार्लियामेंट है वो होती है हमारी संसद। इसमें हमारा जो प्रेजिडेंट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर हमारे पार्लियामेंट जो है उसको बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया है कि हमें इस चैप्टर में देखना है और समझने की कोशिश करनी है रिलेशन बिटवीन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन। जो आइडिया है पार्टिसिपेशन का, डिसीजन मेकिंग में किनका, लोगों की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन का जो आइडिया है उसको, और द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। और क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों का कंसेंट होना, सिटीजन्स का मेनली। सो वाई शुड पीपल डिसाइड। अब आपको पता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको मौका मिलता है कि वो अपने जिस तरीके की वो गवर्नमेंट चाहते हैं उस तरीके की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करें, और इलेक्शन के थ्रू वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें और उम्मीद करें कि वो उनके लिए काम करें। तो अब हमें देखना है कि क्यों लोग डिसाइड करते हैं। तो क्या हुआ था, आप बीइंग एन इंडियन, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया कब उस इंडिपेंडेंट हुई थी, जब कब आज़ाद हुई थी। तो 15 अगस्त 1947 में हमारी जो इंडिया है वो आज़ाद हो गई थी। और आपको पता है कि जो ये दौर था लॉन्ग और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इंडियंस को अच्छे तरीके से नहीं बिहेव किया जाता था उनके साथ, उनको बहुत गंदे तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, दिन रात उनसे काम करवाया जाता था। लेकिन फिर भी उनको पैसे और या फिर खाना जब ब्रिटिशर्स का मन करता था नहीं देते थे वो। तो पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, जब स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो जो लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल को ज्वाइन किया वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और वो 3 चीज़ों से इंस्पायर थे। वो 3 चीज़ें क्या थी बच्चे? वो 3 चीज़ें थी फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। फ्रीडम, आज़ादी, जो कि उन्हें कॉलोनियल रूल में नहीं थी, मीन्स ब्रिटिश रूल में नहीं थी। इक्वालिटी, जो कि उन्हें ब्रिटिश रूल में नहीं थी। और पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी उनकी डिसीजन मेकिंग में। ब्रिटिश रूल के अंदर क्या होता था, लोग कैसे रहते थे, लोग बहुत डरे हुए रहते थे, सहमे हुए रहते थे। कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिन डिसीजंस होते थे जिन पे जो लोग हैं, इंडियंस हैं, वो एग्री नहीं करते थे, बट उन्हें फिर भी माननी पड़ती थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन जब फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ें जो है वो चेंज होने लगी, ये जो सिचुएशन थी वो चेंज होने लगी। नेशनलिस्ट बीइंग टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो नेशनल लीडर्स थे, नेशनलिस्ट थे, वो ओपनली आके ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने लगे और उनसे अपनी डिमांडें रखने लगे। और 1885 में ही एक डिमांड की बात की गई है जो इंडियन कांग्रेस ने रखी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखी थी। वो क्या थी कि आपको अपनी डिसीजन मेकिंग में हमारे इंडियंस को भी शामिल करना होगा। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करो, हम उनको रख लेंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत चालाक थी और उसने 2 डिमांडें उनके सामने रखी। एक कि सब जो एडल्ट्स हैं वो वोट नहीं करेंगे, दूसरा वो उनको शामिल नहीं करेगी अपनी डिसीजन मेकिंग में। वो वहाँ पे प्रेजेंट तो होंगे बट उनकी बातें जो हैं वो नहीं सुनी जाएंगी, उनके लिए कोई भी डिसीजन जो है नहीं लिया जाएगा। सो as you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of the different people in the struggle for freedom left little doubt. अब जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि देखा कि जब कॉलोनियल रूल जो है वो इंडियंस एक्सपीरियंस कर रहे थे तो उनके मन में थोड़ा सा डाउट आ गया था नेशनलिस्ट के, दैट ऑल द पीपल इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेशन इन मेकिंग डिसीजंस। उनको थोड़ा सा डाउट आ गया था कि क्या जितने भी जो इंडियंस हैं क्या वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग में, जो इलेक्शंस होंगे, जो सारे प्रोसेस होंगे, क्या उनमें वो अच्छे तरीके से, क्योंकि इंडियंस जो है वहाँ तब इलिटरेट थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो उनको थोड़ा सा डाउट आ गया था। तो इंडिपेंडेंस जैसे हमें मिली, जो लोग हैं वो फ्री हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी कर सकती है अपनी मर्जी से। इसका बल्कि मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट है अब उसको लोगों के लिए और उसकी डिमांड, लोगों की डिमांड के लिए काम करना शुरू करना होगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी जिसके बारे में वो पहले ड्रीम करते थे, या फिर उनकी जो एस्पिरेशन थी उनके रिलेटेड उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, जिसका एक उन्होंने एग्जांपल हमें दिए यहाँ पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके बारे में वो पहले सोचते थे, क्योंकि जब अपने ऊपर देखा कि उन्होंने कह दिया ना कि हम अलाउ नहीं करेंगे कि सारे जो एडल्ट हैं वो वोट दें, तो उन्होंने इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाए ताकि जो 18+ जो बच्चे हैं वो सारे जो हैं वो क्या हो, वोट दे सके। ये नहीं होगा कि वो लड़की है या लड़का है, नहीं, सारे एलिजिबल हैं वोट देने के लिए जो कि एडल्ट हो गए हैं। तो अब देखते हैं हम सेकंड वाला, विच इज़ द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब डेमोक्रेसी का एक आइडिया है दैट डिज़ायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इसमें लोगों की अप्रूवल चाहिए होता है, इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ डिसीजन ऑफ पीपल
कि वो किस तरीके की गवर्नमेंट चाहते हैं, किस तरह की वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, और वो कैसे चाहते हैं कि वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करे। तो ये एक बेसिक आइडिया है, द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो इंडिविजुअल है और जो सिटीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो गवर्नमेंट है उसको भी लोगों का ट्रस्ट उस पर होना चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट को भी लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। सो अब कैसे लोग डिसीजन में अपना अप्रूवल देते हैं? थ्रू इलेक्शंस। पीपल क्या करते हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जो कि पार्लियामेंट में जाके उनके लिए काम करता है और कंट्रोल करता है, गाइड करता है गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये होता है कि लोग जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, मीन्स लोग खुद ही गवर्नमेंट को बनाते हैं और कंट्रोल करते हैं। सो लेट्स कम टू दिस। तो ये हमारी पार्लियामेंट है जो कि दिल्ली में है, जो हमारी कैपिटल सिटी है। अब यहाँ पे जो 3 पॉइंट है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द पार्लियामेंट इज, जो कि संसद मैंने आपको बता दिया है, वो हमारी एक सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, जिसके कि 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया। प्लस प्रेसिडेंट सॉरी जो है वो हमारा पार्लियामेंट बनाता है। अब राज्यसभा के बारे में देखते हैं। ये होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये स्टेट्स की काउंसिल होती है, जिसमें 245 टोटल मेंबर्स होते हैं, और इसको वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं? चेयर करते हैं। वैसे ही लोकसभा को कौन करता है? स्पीकर करता है। लेकिन यहाँ पे 545 मेंबर्स होते हैं। अब आपने देखा कि 45 तो सेम है, बट 2 और 5 में आपको देखना है, ठीक है? सेम तो है, बट आपको 2 और 5 में कंफ्यूज नहीं होना है, लोकसभा और राज्यसभा में। अब द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, 1947 के बाद जो हमारी पार्लियामेंट है वो बनी, और हमारी पार्लियामेंट जो बनी है वो लोगों को यकीन दिलाती है कि आपके जो कंट्री है वो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल उन पे काम करती है। तो दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। द पार्लियामेंट इन आर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। पार्लियामेंट की बहुत ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट किए होते हैं लोग वहाँ पे। लोग जो है वो डायरेक्टली लोग जो है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव जो उनका है उसको। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल एंड आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। सो ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। सबसे पहले हमारी पार्लियामेंट होती क्या है? पार्लियामेंट जो है वो हमारी दिल्ली में है, और पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलके हमारी पार्लियामेंट जो है वो उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या बताया। इस पैराग्राफ में बताया, और आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसका रिलेशन बिटवीन द आइडिया, जो कि आइडिया है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, एंड सेकंड की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों का कंसर्न होना क्यों ज़रूरी है। आपको पता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। व्हाई शुड पीपल डिसाइड। अब लोग क्यों डिसाइड करते हैं? आपको पता है कि जो इंडिया सबसे पहले किसके अंडर था? ब्रिटिश के अंडर था, और हमारे इंडिया को आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 में। आपको पता होना चाहिए बीइंग एन इंडियन कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट कब मिली है। अब ब्रिटिश रूल के अंदर हमारी जो इंडिया है, जो हमारे इंडियंस हैं, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने बहुत ही दुर्व्यवहार झेला है। उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था ब्रिटिश रूल के अंडर, और ये बहुत ही लॉन्ग और डिफ़िकल्ट स्ट्रगल था जो कि उन्होंने किया अपनी देश को आज़ादी दिलाने के लिए। जो स्ट्रगल था उसमें बहुत से लोगों ने, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने उस स्ट्रगल को ज्वाइन किया, इस उम्मीद पे कि उनको जब इंडिपेंडेंट मिलेगी तो उनको फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन भी मिलेगी डिसीजन मेकिंग में। ब्रिटिश रूल के अंदर क्या होता था? लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डर में रहते थे। लोग जो है वो बहुत सी चीज़ों पे एग्री नहीं करते थे जो ब्रिटिशर्स उनके लिए रूल्स बनाते थे, बट वो उसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो क्रिटिसाइज़ करेंगे तो शायद ब्रिटिशर्स उन्हें मार दें। सो द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस। लेकिन जब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसने ये इस चीज़ को, जो इस सिचुएशन को जो है वो चेंज किया, और नेशनलिस्ट जो है वो सामने आके, ओपनली आके ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्या करते थे? क्रिटिसाइज़ करते थे और डिमांड्स अपनी रखते थे। वैसे ही एक डिमांड की एग्जांपल हमें दी हुई है, जो कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी। उन्होंने कहा था कि हमें अपने रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें कि हमारे इंडियंस को भी जो डिसीजन मेकिंग है ब्रिटिशर्स की, वहाँ पे वो दें, जगह दें। लेकिन ब्रिटिशर्स ने मान तो लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909 के तहत, लेकिन उन्होंने 2 डिमांड रखी कि ना ही सारे एडल्ट वोटर्स वोट देंगे इस इलेक्शन में, आप जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करोगे, और ना ही हम बिठा लेंगे उन्हें हम अपने साथ, लेकिन उन्हें पार्टिसिपेट नहीं होने देंगे अपने डिसीजन मेकिंग में। हमने चैप्टर 1 में देखा, कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के अंडर
इंडियंस के बीच में एक डाउट, इनके मन के बीच में एक डाउट आ रहा था कि क्या इंडिपेंडेंट के बाद जो लोग हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जो आपको पता है कि जब इंडिपेंडेंट हमें नहीं मिली थी या फिर जब हमें इंडिपेंडेंट मिल गई थी तो बहुत से ऐसे लोग थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे और अवेयर नहीं थे। तो यही डर जो है वो इंडियंस को था, नेशनलिस्ट को था कि क्या पता इंडिपेंडेंट के बाद जो लोग हैं वो अच्छे से मतलब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। बट विद द कमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस के साथ साथ लोग जो हैं वो फ्री हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी का कुछ भी काम कर सकती है, बल्कि इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट जो है वो भी और सेंसिटिव हो जाएगी और लोगों की डिमांड्स और नीड्स को फुलफिल करने में लग जाएगी। जो ड्रीम्स और जो एस्पिरेशंस उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लिए थे, जो वो सोचते थे कि इंडिया जब हम आज़ाद होंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसी चीज़ें जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे थे। और एक एग्जांपल हमें यहाँ दी हुई है जिसका है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। इसमें है कि ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, कि उनकी जात पात नहीं देखी जाएगी, उनका क्या रिलीजन है ये नहीं देखा जाएगा और वो सब जो है वो वोट दे सकते हैं। जो नेक्स्ट अभी आता है वो है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब इंडिया की डेमोक्रेसी का एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि डिज़ायर, अप्रूवल और पार्टिसिपेशन चाहिए होती है लोगों की। और ये जो डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसीजन अबाउट इट फंक्शन, लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को और उसकी फंक्शनिंग के डिसाइड करते हैं उसकी फंक्शनिंग। बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल एंड द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। और जो बेसिक आइडिया है वो है कि जो एक सिटीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है और इसका जो अप्रूवल होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दी सिटीजन, और गवर्नमेंट को भी अपने सिटीजन्स पे क्या करना, ट्रस्ट होना चाहिए। सो अब यहाँ पे आते हैं, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल। अब हम कैसे अप्रूवल देते हैं, थ्रू इलेक्शंस के थ्रू हम अपना अप्रूवल देते हैं। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, पार्लियामेंट में वो जाता है। और वन ग्रुप की बात मतलब कि जो कि पार्टी जीत गई होती है वो पार्लियामेंट में अपनी गवर्नमेंट बनाती है और काम करती है लोगों के लिए। पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, पार्लियामेंट जो कि रिप्रेजेंटेटिव इन लोगों ने चूज़ किए होते हैं उनको मिला के कंट्रोल करती है और गाइड करती है गवर्नमेंट को। इन दिस सेंस पीपल जो हैं वो अपना जब रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं तो वो फॉर्म में और कंट्रोल में करते हैं गवर्नमेंट को। नाउ यहाँ पे देखिए, तो ये जो है ये फ़ोटो है पार्लियामेंट की, ये दिल्ली में है। पार्लियामेंट जो है वो दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए, कैपिटल सिटी। इसके 3 पॉइंट्स है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमें कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन्स जो संसद है वो क्या है, सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। इसके 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 245 और इसको कौन करता है चेयर्ड, वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड, लोकसभा क्या होता है, हाउस ऑफ पीपल, इसमें 545 मेंबर्स होते हैं और इसको कौन करता है, स्पीकर। अब द रोल ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो 1947 के बाद जो है वो क्रिएट हुई है, आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंट के बाद। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोगों को एक ट्रस्ट दिलाती है कि जो इंडिया है वो किस पे चल रही है, डेमोक्रेटिक के प्रिंसिपल्स पे जो है वो काम कर रही है। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल डिसीजन मेकिंग में और गवर्नमेंट में। तो पार्लियामेंट जो है वो एक बहुत ही इमेंस पावर है क्योंकि लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं खुद। इलेक्शन टू द रिप्रेजेंटेटिव आर हेल्ड इन सिमिलर वे, और जो पार्लियामेंट की इलेक्शंस होती हैं वो जो है वो सिमिलर मैनर में होते हैं जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शंस होती हैं। लोकसभा जो है यूजुअली इलेक्टेड वंस 5 ईयर, 5 साल का टेन्योर होता है और उसके बाद फिर से लोकसभा की इलेक्शंस जो है वो होती हैं। अब जैसे कि बीजेपी की सरकार है वो भी 5 साल के लिए ही जो है वो जितना उसको काम करना है, लोगों का भला करना है, कंट्री के लिए जो है वो काम करना है, कंट्री के अच्छे के लिए काम करना है, भलाई के लिए, वो इन 5 सालों में ही करेगी। 5 साल के बाद फिर से री इलेक्शन होगी। अगर लोगों को उनका अच्छा लगा होगा काम तो लोग फिर से उनको 5 साल के लिए गवर्नमेंट में ला देंगे, जैसे कि अभी हमने 2 बार लगातार बीजेपी को गवर्नमेंट में आते देखा है। कंट्री जब इलेक्शंस होती हैं तो जो इतनी बड़ी कंट्री है उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। लेट मी शो यू द पिक्चर। सो ये है फोटो, आप देख सकते हैं कि इंडिया को कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। वैसे ही छोटे पार्ट्स में जो है वो इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट 1 पर्सन, और हर एक जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज़ करना होता है। एंड द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पार्टी, और जो कैंडिडेट होता है वो यूजुअली किससे होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से होता है, एक पार्टी का नहीं होता।
अब एक बार जब इलेक्शंस खत्म हो जाती है तो कैंडिडेट जो है वो क्या बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, विच मीन्स वो क्या बन जाता है, एमपी बन जाता है। और जो जितने भी एमपीज होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, हमारी पार्लियामेंट। अब जब एक बार इलेक्शंस हो जाती है तो क्या होता है, पार्लियामेंट हैज़ टू टेक प्लेस, द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। फिर उसके बाद पार्लियामेंट को कुछ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसका पहला फंक्शन है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब हमने पार्टीज तो मतलब कि अपनी पार्लियामेंट जो है वो तो हमने चूज़ कर लिया, लेकिन अभी हमें नेशनल गवर्नमेंट जो है उसको भी चूज़ करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, नेशनल गवर्नमेंट बनाना उसका काम होता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट राज्य। अब मैंने आपको बताया कि ये किन किन को कंसिस्ट करती है, प्रेसिडेंट को, राज्यसभा को और लोकसभा को। अब लोकसभा के इलेक्शंस के बाद क्या होता है, एक लिस्ट प्रिपेयर होती है जो बताती है कि एमपी जो है वो किस किस पार्टी से बिलोंग करता है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज जिसके सबसे ज़्यादा एमपीज इलेक्टेड हुए होते हैं, और 543 जो कि मेंबर होते हैं लोकसभा के, उनमें से उनको 272 जो है क्या चाहिए होते हैं, मेजॉरिटी चाहिए होती है, ताकि वो एक नेशनल गवर्नमेंट अपनी फॉर्म कर लें। अपोजिशन जो है पार्लियामेंट में वो फॉर्म होती है ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अपोज करती हैं, और वो कोलिशन करके एक बड़ी पार्टी बना लेती हैं जिनको हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। फिर वो क्या करती हैं, बनाते हैं मिलके, जब 270, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, 272 जब उनको मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो क्या बना लेते हैं, फिर गवर्नमेंट बना लेते हैं, नेशनल गवर्नमेंट। ओके, वन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है लोकसभा का वो है, वो सिलेक्ट करती है अपने एग्जीक्यूटिव्स को। एग्जीक्यूटिव हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था एक लाइन में कि वो क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रुप होता है एक, जो कि क्या करता है, इंप्लीमेंट करवाता है लॉ को जो कि पार्लियामेंट ने बनाए होते हैं। सो यही जो एग्जीक्यूटिव ऑफन व्हाट वी हैव इन द माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। जब हम गवर्नमेंट को यूज़ करते हैं तो हम इसी एग्जीक्यूटिव जो है, यही एग्जीक्यूटिव हमारे दिमाग में आती है। अब प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर होता है लोकसभा का, क्योंकि वो जो रूलिंग पार्टी होती है, विच मीन्स जो पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा वोट जीते होते हैं उस पार्टी का जो हेड होता है वही जो है लोकसभा का हेड होता है। फ्रॉम द एमपीज, जो एमपीज हैं जो कि उसकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको अब जो है काम जो है वो सौंपता है, जैसे कि हेल्थ के रिलेटेड काम सौंप दिया, एजुकेशन के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, वो काम जो है वो डिवाइड कर देता है। ऑफन टाइम इन द रिसेंट पास्ट, अब बहुत से टाइम पहले पास्ट में क्या होता था कि अब पास्ट में तो ये इजी हो जाता था ना कि लोग आ जाते थे मेजोरिटी में, लेकिन अब कुछ समय से क्या होता है कि कोई एक पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलते। ठीक है, बहुत सी ऐसी पार्टीज़ होती हैं जिनको एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, फिर वो मेजोरिटी में आते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम 1 2 3 4, ये जो 4 हैं ये कैंडिडेट हैं, इसको 10 वोट मिले हैं, इसको 20 वोट मिले हैं, इसको 5 मिले और इसको 3 मिले हैं। और जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, 30 वोट चाहिए। अगर ये दोनों जो हैं वो अपने फॉर्म कर लेती हैं गवर्नमेंट, एक साथ अपना हाथ मिला लेती हैं, तो ये 30 जो है वो पहुँच जाएंगी, अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर लेती हैं। ऐसे ही करती हैं ये वाली और ये वाली, 10 और 20 वाली क्या करती है, एक साथ मिल जाती है, एक पार्टी बना लेती है और अपनी गवर्नमेंट को ले आती है। तो इसको बोलते हैं हम कोलिजन गवर्नमेंट, जब एक से ज़्यादा पार्टीज़ जो है वो मिलके क्या करती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, जब किसी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिले होते। अब यहाँ पे लेफ़्ट में और राइट में बताया गया हमें कि जो लेफ़्ट वाला ब्लॉक है, ये क्या है, ये हाउस है फाइनेंस, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर का ये ऑफिस है। एंड द नॉर्थ वन इज़ फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम अफेयर मिनिस्टर का। तो ऐसे ही अलग अलग जो बिल्डिंग्स है वो बनाई गई हैं जिसमें काम करते हैं ये लोग। अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा भी एक बहुत ज़्यादा जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, वो प्ले करती है। राज्यसभा जो है वो भी स्टार्ट कर सकती है कोई बिल, और जब लोकसभा जो है वो बिल बना देती है, उसके लिए राज्यसभा का अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोकसभा में कोई बिल बनता है वो फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा बोलती है कि ठीक है ये बिल कर दो पास, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है। अगर लोकसभा कोई बिल राज्यसभा में भेजे और राज्यसभा को लगे कि कोई चेंजेस यहाँ पे चाहिए, तो राज्यसभा फिर से बिल को है वापस भेज सकती है, और तब तक कि जब तक वो अच्छे से लोकसभा जो है वो ना करे उसको सही। मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो कौन इलेक्ट करता है, जो कि हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजे होते हैं, जो कि लोकसभा के मेंबर्स पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वो उनको इलेक्ट करते हैं। अब 233 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। सेकंड है टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कंट्रोल करने के लिए, गाइड करने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को। सेकंड जो फंक्शन है इसका। पार्लियामेंट जो है उसकी सेशंस होती हैं, बहुत सी सेशंस होती हैं। जो सेशन स्टार्ट होती है वो होती है क्वेश्चनिंग आवर से। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एमपी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेता है गवर्नमेंट से उसके कामकाज के बारे में, कि भाई हमने कहा था आपको कि इस
प्रॉब्लम है कंट्री में, हमारी स्टेट में, तो हम चाहते हैं कि ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ या फिर कुछ ऐसा बनाए दे जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो वो क्वेश्चन करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट में, ताकि क्वेश्चनिंग करना, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अलर्ट हो जाए कि टू इट्स शॉर्ट आउटकम्स एंड ऑल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। और फिर गवर्नमेंट भी है जो अपने MP से क्वेश्चन करती है कि बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है, जो हमने भी पॉलिसी निकाली है उसकी क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा हो जाता है कि वो लोगों के डिसीजंस को, लोगों के जो ओपिनियंस है उनको भी जान लेती है, कैसे MPs के थ्रू। अलॉन्ग आस्किंग क्वेश्चन ऑफ टू द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। द अपोजिशन पार्टी जहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, वो हेल्दी रोल प्ले करती है अपोजिशन। ऐसा नहीं है कि वो झगड़ा वगैरह होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, झगड़ा होता होगा पर वो एक हेल्दी फंक्शनिंग करती है डेमोक्रेसी के लिए। क्या, जब भी कोई प्रोग्राम या फिर कोई पॉलिसी बनाती है तो कुछ हद तक अगर वो ठीक है तो बात ठीक है, लेकिन वो उसको अवेयर करती है गवर्नमेंट को कि भाई गवर्नमेंट जो तुम ये बना रही हो ना, इसका ये भी ड्रॉबैक हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट को कोई भी लॉ वगैरह पास करें तो उसमें अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको भी एग्री करना होगा। तो गवर्नमेंट गेट वैल्यूएबल फीडबैक इन एज इन कीपिंग इट्स टोज बाय द क्वेश्चनिंग बाय MPs। तो इससे गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे भी इनको जवाब देना है, और MPs को भी लगता है कि हाँ हमें भी गवर्नमेंट को जवाब देना है, तो वो अच्छे से अपना फंक्शनिंग जो है वो कर देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज। ऐसे ही बहुत से वेज हैं जिससे गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट्स को। कौन? MPs एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव द सेंट्रल रूलिंग, कंट्रोलिंग, गाइडिंग। और MPs जो हम चूज़ करते हैं, हमने उनको चूज़ किया होता है, उनका भी बहुत अच्छा रोल होता है कि वो कंट्रोल करे, गाइड करें और इन्फॉर्म करें पार्लियामेंट को। एंड दिस इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये की एस्पेक्ट है इंडियन फंक्शन की क्वेश्चनिंग वो करती है। अब थर्ड है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ये बताया कि ये भी एक पार्लियामेंट का फंक्शन है। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब हमें पता है कि रिप्रेजेंटेटिव हम चूज़ करते हैं, लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी एक कम्युनिटी का या फिर एक ग्रुप का तो नहीं होता, वो अलग अलग कम्युनिटीज़ से, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। जैसे कि अभी रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। रूरल एरियाज़ के लोग हो गए, रीजनल पार्टीज़ हो गए कुछ मेंबर्स, और ग्रुप्स एंड पीपल्स जो कि पहले जिनको मौका नहीं मिलता था, या फिर जो पहले इतने अवेयर नहीं थे, या फिर जिनको मौका नहीं मिलता था, जैसे मैंने आपको कहा आगे आने का, इलेक्ट होने का, तो उनको भी अब मौका मिलता है कि वो भी अभी खड़े होते हैं एज अ कैंडिडेट। फिर उनको भी जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं वो चूज़ करते हैं, या फिर लोग उनको चूज़ करते हैं, फिर वो आके MP बनते हैं और फिर वो पार्लियामेंट में जाते हैं। अब इसमें सिंपल ये है कि वो लोग भी अभी पार्लियामेंट में आते हैं, इलेक्ट होते हैं, जो पहले इलेक्ट नहीं होते थे। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो दलित का और बैकवर्ड क्लासेस का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1st 4th 5th 6th यहाँ पे 16 तक बताया गया है लोकसभा के इलेक्शन का, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा 66.40 जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा परसेंटेज जो है वो माना गया है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट बी परस्यूड अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन ऐसा भी है कि कोई भी पार्टी जब भी कोई इलेक्ट होती है वो एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं देती सोसाइटी का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ये 4 लोग हैं, ठीक है, इसको मिले ऐसे जीतने के लिए मान लो कि 30 वोटों की ज़रूरत है, ठीक है, इसको मिले हैं 19 वोट, इसको मिले हैं 20 वोट, इसको मिले हैं 29 वोट, और इसको मिले हैं 30 वोट, ठीक है। अब ये जो है वो 30 वोट वाला ये तो जीत गया भाई, ये तो विनर हो गया, लेकिन ये जो 3 हैं अगर इनको हम प्लस करें तो ये 30 से तो ऊपर बन जाएंगे। इट मीन्स जितने भी ये बनेंगे, मान लो कि अगर ये 50 बनते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो कि ये 50 बनते हैं, इसका मतलब ये है कि 50 लोग चाहते थे कि ये वाली गवर्नमेंट ना बने, लेकिन 30 लोगों ने चाहा ये वाली गवर्नमेंट बने, तो ये वाली गवर्नमेंट जीत गई। तो यही होता है कि ये जो है वो अलग अलग जो है सोसाइटी के रिफ्लेक्शन हमें दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड। इसीलिए क्या होता है कि थोड़ी जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं SC STs के लिए, ताकि उनको भी मौका मिले कि वो आगे आके क्या करें, आगे आके पार्लियामेंट में अपनी प्रॉब्लम्स जो भी वो फेस करती हैं वो बताएं। इसमें भी यही है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि नहीं पहले उनको मौका मिलता था, अब उनके लिए रिजर्व्ड कर दी गई हैं सीट। अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं 30 में से, 30 नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर बोला है कि 20 मेंबर जो हैं 545 में से
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए, तो बाकी जितने मर्जी जितने भी किसी की हों, लेकिन अगर 20 में से 5 भी इनके हैं, बाकी 15 सीटें जो है वो खाली रहेंगी, वहाँ पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये सीटें जो उनके लिए रिजर्व्ड की हुई हैं। इससे दलित आदिवासी को भी मौका मिलता है कि वो आगे आके क्या करते हैं, इलेक्शंस में अपना योगदान देते हैं और कैंडिडेट खड़े होकर और रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कम्युनिटीज़ को। सिमिलरली ऐसे ही किनके लिए, वुमेन्स के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं। आप यहाँ पे फोटो देख सकें कि वुमेन भी जो है वो बैठी हुई हैं संसद में। पहले क्या था, सिर्फ 60 साल पहले सिर्फ 4% वुमेन जो हैं वो संसद में हमें दिखाई देती थी, लेकिन अभी 4 से 11% हो गया है, जब वुमेन जो है उनकी पार्टिसिपेशन 4% से लेके 11% तक हो गई है। यू कैन सी द डिफरेंस, 4 to 11% अभी हो गई हैं। पहले 4 थी, अभी कितनी हो गई हैं, 11% हो गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं today's above 9, sorry not 11, sorry I think it's 11, it's 9%। अब आप 4 से देख सकते हैं कि इतनी कितनी हो गई हैं, 9% जो है वो हो गई है अभी वुमेन्स की सीट्स। सो दिस इज़ ए स्मॉल शेयर, ये तो अभी काफ़ी कम है। हम इक्वल देखेंगे जब आधी से ज़्यादा वुमेन्स होंगी तब, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि अभी अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, जिनकी आंसर ढूंढने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। कि अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को आपने इंसाफ नहीं दिलवाया, मेरे साथ ये हुआ था या मेरे साथ वो था, उनके लिए तो गवर्नमेंट काम करती ही करती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में हैं जिनके लिए गवर्नमेंट को काम करना है और अपने देश को और ऊंचाइयों पे लेके जाना है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि जब मैं भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं आपको पता लग जाए कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। स्टे सेफ, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए और सैनिटाइज करते रहिए खुद को। सो बाय बाय, टेक केयर।